हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग सीड। और आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने आपके मैथ्स के अलजेब्रा का एक टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक्स समझे, छोटे छोटे बेसिक्स समझे, जिससे जो कि हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। प्लस उन बेसिक्स के बेसिस पे आपको कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आगे भी अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा और अपने बेसिक्स को, अपने कंसेप्ट्स को एक्सटेंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस से हम ये देखेंगे कि हम किस तरह इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। अगर हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है या कोई डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दिया है तो उसकी मदद से हम किस तरह इक्वेशंस फॉर्म करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें क्लास 10th में जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का, इसमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होता है, यानी कि 2 इक्वेशंस हमें दिए होते हैं। अब जहां 2 इक्वेशंस होंगे, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि इक्वेशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, राइट। तो जहां 2 इक्वेशंस हैं वहां पे 2 लाइंस बनेंगी ग्राफ में। जब 2 लाइंस बनेंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उनका एक इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, राइट। और ये वो पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब भी एक लाइन का कोई सोल्यूशन होता है या एक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होता है, इक्वेशन का मतलब क्या है, ग्राफ पर एक लाइन, और उसके सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करता है। अब दोनों लाइंस का अगर इंटरसेक्शन का पॉइंट सिर्फ एक है तो वो पॉइंट दोनों लाइंस को या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। जो दोनों, देखो, दोनों इक्वेशंस के अपने अलग अलग सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के ऊपर या दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस के बीच में या दोनों लाइंस के बीच में कॉमन होगा, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देंगे। कुछ लाइंस के केस में बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ इंटरसेक्शन जब कोइंसाइड करेगी थर्ड वाले फिगर में हम वो अलग से देखेंगे, बट इंटरसेक्शन के केस में बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइंस एक ही जैसा उनका नेचर है। अब आप देखो, यहाँ पर अगर एक लाइन है और उसके साथ में एक कर्व बना लूं, ठीक है, कर्व क्योंकि बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है, वापस फिर लाइन से एक बार और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है, फिर एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर जा रहा है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह कर्व लाइन से मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन लाइंस एक दूसरे से मल्टीपल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा, दिस वाज योर इंटरसेक्शन का एग्जांपल। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 2 लाइंस की, कि जब हमने ग्राफ पे प्लॉट करें दोनों को तो दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब ये है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। किसी भी पॉइंट पे उन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब वो आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन कभी भी वो आपस में आकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये हो गई सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये कहती है द 2 लाइन्स कोइंसाइड। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, थर्ड वाला, द 2 लाइन्स कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रही है। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड करने वाली लाइंस हैं, तो वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल। आपको इसमें 2 इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट। जब आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया, आपको उनके रेशियोज निकालने हैं। a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है और c1 अपॉन c2 निकालना है। फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 का रेशियो अगर b1 अपॉन b2 के रेशियो से इक्वल नहीं है, इसमें आपको c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से चेक करना है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दोज लाइंस आर कॉल्ड दी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका सिर्फ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा।
एग्जैक्टली वन सोल्यूशन क्यों होगा, मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ही बताया कि लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी। कर्व के केस में मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया कि एक लाइन थी, कर्व वापस से उस लाइन के पास आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, लेकिन लाइंस बार बार आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकती, दे आर स्ट्रेट लाइंस, तो वो एक ही जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी तो उनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। वैसे दोनों लाइंस के अपने बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया लास्ट स्लाइड में कि एक लाइन के अपने बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि उस पर लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों लाइंस अगर एक पॉइंट पर ही मीट कर रही हैं तो उनका एक ही यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होगा। सेकेंड केस में आपको a1/a2 और b1/b2 को चेक करना है। अगर a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, तो फिर आप चेक करोगे क्या वो c1/c2 के भी इक्वल है। अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो वो लाइंस कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। और थर्ड केस में आपने फिर चेक करना है a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है तो वो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखो कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों होंगे, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो हर वो पॉइंट जो एक लाइन का सॉल्यूशन है वो दूसरी लाइन का सॉल्यूशन भी होगा। तो इस तरह उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस बहुत सारे हो जाएंगे और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी मिलने वाली है ही नहीं, वो अपने रास्ते चलती है, ये अपने रास्ते चलती है। इस केस में जब कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, वी विल से नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इससे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्या होगा, मैंने आपको इसीलिए लास्ट क्लास में इतने अच्छे से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालना सिखाया। जब दो इक्वेशंस होती है मैंने आपको ये बताया कि सारे, क्योंकि जनरल फॉर्म में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सब कुछ कहां पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन में कुछ राइट हैंड साइड पे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, सारा कुछ आप फटाफट लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए, उसके बाद आप a, b और c की वैल्यूज निकालिए। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए इतना डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो कहने के लिए ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर आप इसको एक तरफ नहीं लाओगे, जनरल फॉर्म में नहीं लाओगे, तो आप गलतियां करोगे। और छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन भी अच्छे से अचीव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वही बात है कि आपने a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लिया एक बार, उसके रेशियोज निकाल लिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइंस का नेचर क्या है, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या वो पैरेलल लाइंस हैं। और बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि उनके कितने सॉल्यूशंस हैं। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उनका एक इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, राइट। और वो ये वो पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब भी एक लाइन का कोई सोल्यूशन होता है या एक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होता है, इक्वेशन का मतलब क्या है, ग्राफ पर एक लाइन, और उसके सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करता है। अब दोनों लाइंस का अगर इंटरसेक्शन का पॉइंट सिर्फ एक है तो वो पॉइंट दोनों लाइंस को या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। देखो दोनों इक्वेशंस के अपने अलग अलग सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के ऊपर या दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस के बीच में या दोनों लाइंस के बीच में कॉमन होगा, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देंगे। कुछ लाइंस के केस में बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। जब कोइंसाइड करेगी थर्ड वाले फिगर में हम वो अलग से देखेंगे, बट इंटरसेक्शन के केस में बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइंस एक ही जैसा उनका नेचर है। अब आप देखो यहाँ पर अगर एक लाइन है और उसके साथ में एक कर्व बना दूं, ठीक है,
कर्व क्योंकि बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है, वापस फिर लाइन से एक बार और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है, फिर एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर जा रहा है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह कर्व लाइन से मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन लाइंस एक दूसरे से मल्टीपल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा, दिस वाज योर इंटरसेक्शन का एग्जांपल। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दो लाइंस की, कि जब हमने ग्राफ पे प्लॉट करें दोनों को तो दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब ये है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। किसी भी पॉइंट पे उन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब वो आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन कभी भी वो आपस में आकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये हो गई सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये कहती है द टू लाइन्स कोइंसाइड। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना थर्ड वाला, द टू लाइन्स कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड करने वाली लाइंस हैं, तो वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल। आपको इसमें दो इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट। जब आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया, आपको उनके रेशियोज निकालने हैं। a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है और c1 अपॉन c2 निकालना है। फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 का रेशियो अगर b1 अपॉन b2 के रेशियो से इक्वल नहीं है, इसमें आपको c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से चेक करना है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दोज लाइंस आर कॉल्ड दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उनका सिर्फ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ही बताया कि लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी। कर्व के केस में मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया कि एक लाइन थी, कर्व वापस से उस लाइन के पास आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, लेकिन लाइंस बार बार आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकती, दे आर स्ट्रेट लाइंस। तो वो एक ही जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी तो उनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। वैसे दोनों लाइंस के अपने बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया लास्ट स्लाइड में कि एक लाइन के अपने बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि उस पर लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों लाइंस अगर एक पॉइंट पर ही मीट कर रही हैं तो उनका एक ही यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होगा। सेकेंड केस में आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करना है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो फिर आप चेक करोगे क्या वो c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो वो लाइंस कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। और थर्ड केस में आपने फिर चेक करना है a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो वो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखो कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों होंगे, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो हर वो पॉइंट जो एक लाइन का सोल्यूशन है वो दूसरी लाइन का सोल्यूशन भी होगा। तो इस तरह उन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस बहुत सारे हो जाएंगे, और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी मिलने वाली है ही नहीं, वो अपने रास्ते चलती है, ये अपने रास्ते चलती है। इस केस में जब कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, वी विल से नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इससे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्या होगा, मैंने आपको इसीलिए लास्ट क्लास में इतने अच्छे से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना सिखाया। जब दो इक्वेशंस होती है मैंने आपको ये बताया कि सारे, क्योंकि जनरल फॉर्म में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सब कुछ कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है।
तो अगर आपको इक्वेशन में कुछ राइट हैंड साइड पे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, सारा कुछ आप फटाफट लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए, उसके बाद आप A, B और C की वैल्यूज निकालिए। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए इतना डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो कहने के लिए ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर आप इसको एक तरफ नहीं लाओगे, जनरल फॉर्म में नहीं लाओगे, तो आप गलतियां करोगे। और छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप 1-1 मार्क के क्वेश्चन भी अच्छे से अचीव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वही बात है कि आपने A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल लिया एक बार, उसके रेशियोज निकाल लिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइंस का नेचर क्या है, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या वो पैरेलल लाइंस हैं। और बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि उनके कितने सोल्यूशंस हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई जहां पे उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स 9 रुपए में खरीदे। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. अब यहाँ पे कह रहा है कि सोनाली जो कि रोमिला की फ्रेंड है वो साथ में गई, उसको भी कुछ नया वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स दिखा, तो उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स 18 रुपए में खरीद लिए। Represent this situation algebraically and graphically. Now अब आपको इस पूरे सिचुएशन को ग्राफिकली और algebraically रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, तभी हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि इसमें आप क्या x मानेंगे और क्या y मानेंगे। दोनों ने कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स, कितने नंबर ऑफ इरेजर्स लिए वो आपको पता है, पर आपको एक पेंसिल की कॉस्ट नहीं दी है और एक इरेजर की कॉस्ट भी नहीं दी, और आपको साथ ही में टोटल कॉस्ट भी देके रखा है कि रोमिला ने टोटल जो पेंसिल्स और इरेजर्स को मिला के टोटल जितने पैसे खर्च किए वो हैं ₹9। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आपको टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है। टोटल कॉस्ट जो है वो 2 कंपोनेंट से बनती है। टोटल कॉस्ट 2 कंपोनेंट से बनती है, एक तो जितने में उसने पेंसिल लिया और जितने में दूसरा क्या हुआ, जितने में उसने इरेजर्स लिया। अब हमें ये तो पता है कि कितने पेंसिल्स लिए, पर एक पेंसिल कितने का है वो हमको नहीं पता, राइट। तो इसलिए हमको उसी को x मानना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि 3 इरेजर्स लिए, बट एक इरेजर का कॉस्ट हमको नहीं पता। अगर हमको 3 इरेजर्स का कॉस्ट निकालना है तो कम से कम एक इरेजर का कॉस्ट तो मालूम होना ही चाहिए, राइट। तो हम उसको y मान लेंगे। इक्वेशन कैसे बनानी है, ये आपको कैसे लॉजिक डेवलप करना है वो एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए, रोमिला ने 9 रुपीज। अब रोमिला ने जो पैसे खर्च किए, टोटल कॉस्ट जो रोमिला ने दी वहां पे, वो किन 2 चीजों से बनेगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेजर, राइट। तो आप ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है, टोटल कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज। अब आपको ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपको नहीं दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल दी है क्या, नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ इरेजर दी है क्या, नहीं। पर आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल के लिए यू शुड नो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, cost of 1 pencil into what, into your number of pencils, right, number of pencils. Similarly अब जो cost of eraser वाला component है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। cost of erasers निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, cost of 1 eraser, और उसको अगर आप number of erasers से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ इरेजर्स मिल जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको 4 इरेजर्स की कॉस्ट निकालनी है या 3 इरेजर्स की कॉस्ट निकालनी है तो एक इरेजर की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको नंबर ऑफ इरेजर्स से इनटू करोगे। अब समझ में आया आपको कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपको नहीं दिया है और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर आपको नहीं दिया है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x मान लेते हैं। लेट the cost of 1 pencil be x and cost of 1 eraser, ये भी आपको नहीं दिया है तो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है कि रोमिला ने 2 पेंसिल्स लिए थे एंड 3 इरेजर्स, तो एक पेंसिल की कॉस्ट अगर हमने x मानी है तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x। सिमिलरली अगर रोमिला ने 3 इरेजर्स लिए और एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y। टोटल उसने कितना पे किया, 9 रुपया। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बनके रेडी हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको सोनाली क्या सिचुएशन देखना पड़ेगा। सोनाली ने 4 पेंसिल्स लिए, एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x माना है तो 4 पेंसिल्स का कॉस्ट 4x हो जाएगा। सिमिलरली सोनाली ने कितने इरेजर्स लिए हैं, 6 इरेजर्स लिए हैं। एक इरेजर की कॉस्ट अगर y है तो 6 इरेजर की कॉस्ट 6y हो जाएगी और टोटल उसने 18 रुपीज पे किए। ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे आपको लॉजिक डेवलप करना है, क्या x मानना है, क्या y मानना है, वो सब करते हुए आपने 2 इक्वेशंस बना लिए। अब इसको ग्राफ पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं ग्राफिकल मेथड अलग से कवर करूंगा, नॉट इन दिस वीडियो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में सीखा a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना, लेकिन उसके लिए हमें इक्वेशंस जनरल फॉर्म में चाहिए होती हैं। इक्वेशन 1 को मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ 2x प्लस 3y और मैं 9 को इस तरफ ले आऊंगा तो -9 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म के लिए हमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आना होता है। इक्वेशन नंबर 2 को भी हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6y, 18 जब यहाँ आएगा तो -18 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस आपकी जनरल फॉर्म में आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि आपकी अब जनरल फॉर्म में आ चुकी है, उससे आपको क्या निकालना है, a1 b1 और c1। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -9। और इक्वेशन जो आपकी सेकंड थी जिसको हम जनरल फॉर्म में ले आए हैं, उससे अब हम निकाल लेंगे a2। तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 6 एंड c2 हो जाएगा -18, राइट। अब a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 विल बी 2 अपॉन 4, राइट, दैट विल बी 1/2। a1 अपॉन a2 जो है वो हो जाएगा 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, b1 है आपका 3, b2 है 6, तो ये भी 1/2 हो गया। और c1 अपॉन c2 के लिए -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 अपॉन 18 विल ऑल्सो बी 1/2। मतलब मुझे ये समझ में आया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप इन 2 इक्वेशंस को जो हमने अभी बनाए, इनको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, राइट। क्योंकि अभी हमने देखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इस केस में इन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी और आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुमसे 3 गुना ज्यादा होगी। आफ्ताब अपनी बेटी को सिंपल भाषा में भी बता सकते थे कि उनकी एज क्या है, और है ना, लेकिन क्या किया उन्होंने एक छोटी सी पहेली बना के बेटी को दे दी कि भाई आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी और आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 साल ज्यादा होगी। 3 साल ज्यादा नहीं होगी, 3 गुना ज्यादा होगी, 3 टाइम्स लिखा है, 3 गुना ज्यादा होगी। तो इसकी इक्वेशंस बनाएं और इक्वेशन बनने के बाद हम एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करके इनकी प्रेजेंट एजेस भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया इक्वेशन एज निकालने के लिए, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हम उनको एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशंस बना के ग्राफ पे प्लॉट कर दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be x and present age
ऑफ डॉटर बी y। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x मान ली मैंने और आफ्ताब की बेटी की प्रेजेंट एज मैंने y मान ली। अब हमको 7 years अगो का एक सिनेरियो दिया है, वो हम कंसिडर करके एक इक्वेशन बनाएंगे। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले 7 उसमें से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू आफ्ताब की एज 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। डॉटर की एज कितनी होगी 7 साल पहले, y माइनस 7। अगर अभी y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 होगी। ये हो गई आपकी आफ्ताब की एज 7 टाइम्स बेटी की एज। आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी, x माइनस 7, और बेटी की कितनी थी, y माइनस 7। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे ताकि हमारी इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में आ जाए। तो ये हो गया x माइनस 7 माइनस ऑफ 7y प्लस 49 is equal to 0, which means 49 माइनस 7 कितना होगा बच्चों, x माइनस 7 बाय तो लिख ही लेते हैं हम, और ये 49 माइनस 7 हो जाएगा 42। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको सिनेरियो लेना पड़ेगा आज से 3 साल बाद का। ठीक है, तो 3 years लेटर का एक सिनेरियो आपको लेकर इक्वेशन बनानी होगी। 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x प्लस 3, डॉटर की कितनी होगी, y प्लस 3, लेकिन कह रहा है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 टाइम्स होगी, तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ LHS में ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9, ये हो गया x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 3y, 9 में से 3 गया तो 6, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 9 बड़ा है और 9 का साइन माइनस है, तो ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस इस क्वेश्चन में हमको ये दोनों इक्वेशंस ही बनाने थे और हमें इन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अलजेब्रिकली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Question number 2 says the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. अगेन हमको दिया है कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे 3900 में, उसके बाद उन्होंने फिर 3 बॉल्स और अनदर एक बैट, राइट, शी बाइज अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, कितने में खरीदा, 1300 में। सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको समझाया है कि आपको एक लॉजिक डेवलप होना चाहिए, किस तरह हमें इक्वेशन को बनाना है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दैट शी हैज पेड, टोटल कॉस्ट जो उसने पे की वो आपको दी हुई है 3900, राइट। मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट जो है वो किन 2 चीजों से बनेगी, एक तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स से बनेगी प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि किस तरह आपका एक लॉजिक डेवलप होना चाहिए। टोटल कॉस्ट आपको पता है 3900 है। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स के लिए आपको कॉस्ट ऑफ 1 बैट पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इंटू 3 प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स के लिए आपको कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पता होना चाहिए and that will be multiplied by 6. So this way you can form equations, right? अब आपको कॉस्ट ऑफ 1 बैट नहीं पता, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल नहीं पता, तो अब आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे। लेट अस अज्यूम दैट cost of 1 bat is x
and cost of one ball is y, right? अब पहली बार जब कोच गई तो उसने क्या किया, 3 बैट्स लिए। तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट 3x हो जाएगी, प्लस बॉल्स कितने लिए, 6। एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y। टोटल कितना पे किया उसने, टोटल कॉस्ट 3900। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए उसने क्या किया, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक ही बैट लिया और एक बैट की कॉस्ट हमें पता है x है। 3 बॉल्स लिया तो 3 इंटू वाई, क्योंकि y इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो 1 बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 3 बॉल्स की 3y। टोटल कॉस्ट कितनी इसने, 1300। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। इसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। चलो एक बार हम इसको जनरल फॉर्म में लाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0 अगेन। ये हो गया आपके जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में इस तरह इसको बनाकर देना है सोल्यूशन के अंदर। इसमें और एक चीज है, अगर आप देखोगे जो इक्वेशन हमने पहली वाली बनाई थी 3x प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। पूरे इक्वेशन को आप, इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। जब आप करोगे तो 3 से डिवाइड होगा x, तो ये बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई ये वाली। तो जो दो आपकी इक्वेशंस फाइनल बन के निकली है वो ये हैं, एक तो है x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको एनसीईआरटी बुक में अगर आप चेक करोगे तो आंसर्स यही फॉर्म में दिए रहेंगे। और वैसे भी आपको इस तरह करना ही चाहिए। अगर आपको कोई इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है तो उसे बिल्कुल करके फाइनल एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन के फॉर्म में ही आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. कह रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का टोटल मिला के कॉस्ट है 160। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा ही है अभी। और 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का मिला के 300 है। अब 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का अगर आपको प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो एप्पल का और 1 किलो ग्रेप का कितना है, जो कि आपको नहीं पता है, राइट? तो उसको आप अज्यूम कर लोगे। चलो फटाफट अज्यूम करते हैं। लेट the cost of 1 kg apple be x and cost of 1 kg grapes be y। फर्स्ट इक्वेशन आपको किसकी का जो सिचुएशन आपको दिया है, सिनेरियो जो दिया है, उसमें ये बोल रहा है कि 2 kg एप्पल खरीदा। अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है तो 2 kg की 2x हो जाएगी। 1 kg ग्रेप खरीदा, 1 kg ग्रेप का अभी हमने अज्यूम किया कि कॉस्ट y है, टोटल कॉस्ट है 160। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए उसने बोला 4 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 4x, 1 kg की x मान ली तो 4 kg एप्पल्स की 4x हो गई। और 1 किलो ग्रेप्स की अगर कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं y, तो 2 kg ग्रेप्स की कितनी हो जाएगी, 2y। एंड टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है 300। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सभी कुछ को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इस तरह आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने देखा कि हमने लीनियर इक्वेशंस के बेसिक देखे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझा, उनको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करने जाएंगे तो हमने ये देखा कि वो स्ट्रेट लाइंस होंगी।
फिर क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ग्राफ पे, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं या वो पैरेलल लाइंस हैं, वो भी हमने अच्छे से समझा। फिर हमने ये देखा कि हर बारी तो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वो किस तरह के इक्वेशंस हैं, तो हमने उनके कोएफिशिएंट्स को भी देखा। हमने इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखना सीखा, उस जनरल फॉर्म से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना सीखा। उसके बेसिस पे हमने उनके रेशियोज को कंपेयर करके ये भी सीखा कि हम कैसे जानेंगे कि इक्वेशंस का नेचर क्या है। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, बट 1 मार्क में तो ये कवर कर ही लेते हैं, वो इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो आपने जो समझा उससे आपके बेसिक्स भी क्लियर हुए, प्लस आपने 1 मार्क का क्वेश्चन भी अचीव किया इस चैप्टर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स के थ्रू हमें अपना फीडबैक दीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की और वीडियोस आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आपके पास। So stay tuned with us. Thank you for watching this video.